हेलो मेरे प्यारे से मित्रों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियायान लोटस प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठ करके बोधि एंशियंट सीड को रिफाइन करके यहाँ पे उसकी सारी ही एनर्जी को बोधि एंशियंट ट्री के अंदर ट्रांसफर कर रहा होता है, जिसकी वजह से बोधि एंशियंट ट्री बहुत ही कम वक्त में पूरी ही तरीके से रिवाइव हो जाता है। जियायान अपनी इस सक्सेस को देख करके बेहद खुश होता है। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इस कारनामे को कर पाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे प्यारे से नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूँगा। साथ में मेरे प्यारे से दोस्तों, आप लोग किस सिटी से मेरी इस एनिमे सीरीज़ को देख रहे हैं और आपका नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा और एक अपना रिव्यू हमें ज़रूर दीजिएगा। अब बिना देर के इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जियायान बोधि एंशियंट ट्री को रिवाइव होता हुआ देख के बेहद खुश होता है, मगर तभी वहाँ का एटमॉस्फेयर एकदम चेंज होने लगता है और जियायान जिस लोटस प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठा था उसके अंदर से ग्रीन स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही तेजी से बाहर निकलने लगती है और वो जियायान के फोरहेड के ऊपर जा करके इकट्ठा होने लगती है, जिसे देख करके जियायान एकदम घबरा जाता है और कहता है कि आखिर क्या मैंने यहाँ पे कोई गलती कर दी है। वो बेचारा उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठ करके इधर उधर देखने लगता है, जहाँ पे उस प्लेटफॉर्म की पूरी एनर्जी आसमान में उड़ रहे एक बोधि एंशियंट ट्री के अंदर चली जाती है। तभी जियायान आसमान में जैसे ही देखता है, उस सीड की पूरी एनर्जी जियायान के हार्ट के अंदर बहुत ही तेजी से इंटर करने लगती है। जियायान यहाँ पे दर्द से कहार रहा होता है, उसे समझ में नहीं आता है कि आखिर उसके साथ यहाँ पे क्या हो रहा है। और तभी हम देखते हैं कि जियायान अपने और प्रेशर को रिलीज करता है और ग्रीन एनर्जी चारों ही तरफ फ्लोट करने लगती है। और वहीं पे जियायान अपने सीने को पकड़ के कस के वहीं पे दर्द में तड़प रहा होता है। उसे समझ में नहीं आता है कि आखिर वो कैसे इस दर्द को वहाँ पे कम करे। वो एकदम यहाँ पे समझ नहीं पा रहा होता है कि आखिर सडन उसके साथ यहाँ पे क्या हुआ है। मगर तभी जियायान की पूरी बॉडी एकदम शांत हो जाती है और वो कल्टीवेशन के मोड में चला जाता है। तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, हमें जियायान के साथियों को दिखाया जाता है। वो लोग पलटते हैं और आसमान में उसी बोधि एंशियंट ट्री के जस्ट बगल में जियायान की उन लोगों को गोल्डन धर्मा बॉडी नजर आती है, जिसे देख करके वहां पे जूनर काफी घबरा जाती है और आगे बढ़ के जियायान की मदद करने की कोशिश करती है। वहीं पे जियायान की पूरी टीम मेंबर्स भी जूनर के पीछे जाने लगते हैं, मगर तभी ब्रदर गुयांग उन सबको रोकते हुए कहते हैं कि यहाँ पे तुम लोगों को परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ब्रदर जियायान के हाथ में एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी लग चुकी है। मैंने एंशियंट टेक्स्ट रिकॉर्ड में पढ़ा हुआ था कि बोधि एंशियंट ट्री के 3 ट्रेजर्स हैं, जिसमें से एक बोधि सीड है, दूसरा बोधि हार्ट और तीसरा एनलाइटमेंट। यहाँ पे ब्रदर गुयांग की बात को बहुत ही गौर से हानियू और जुई फैंग सुन रहे होते हैं। वहीं पे ब्रदर गुयांग कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि ब्रदर जियायान इस समय 3rd ट्रेजर को अचीव कर रहे हैं। तभी वहाँ पे जूनर कहती है कि मुझे भी ये बातें याद आ गई हैं, मैंने भी पढ़ा था कि अगर हम लोग बोधि एंशियंट ट्री के नीचे बैठ के अपनी कल्टीवेशन करते हैं तो हमें इनलाइटमेंट हासिल होगी और हम लोग ह्यूमन के 100 साइकिल ऑफ रीइंकार्नेशन को समझ सकते हैं और उसकी नॉलेज को गेन करके फ्यूचर में हम अपना ब्रेक थ्रू दाऊ गॉड रैलम में कर सकते हैं। जियायान यकीनन बहुत ही ज्यादा लकी है। ये कहने के साथ वो सब के सब जियायान की उस धर्मा बॉडी की ओर देखने लगते हैं और वहीं पे जियायान अपनी कल्टीवेशन में मगन होता है। एक साइड जहाँ पे जियायान के सारे ही साथी उसकी इस नई अचीवमेंट को देख के खुश थे, वहीं पे जुई फैंग एकदम भड़क चुका था। वो गुस्से में आकर के हानियू से कहता है कि ब्रदर हानियू, आखिर ये लड़का हमसे हमेशा आगे कैसे निकल जाता है। तभी वहाँ पे हानियू कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पे मुझे स्पेक्ट्रियल जेड स्लिप को तोड़ना होगा और अपने क्लैन के
पावरफुल मेंबर्स को यहाँ पे समन करना ही होगा। ये सुनकर के वहाँ पे जुई फैंग कहता है कि ब्रदर हान यू, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जो मैं सोच रहा हूँ वही आप भी सोच रहे हैं। तभी वहाँ पे हान यू कहता है कि बिल्कुल, हम यहाँ पे जियाओयान को किसी भी कीमत पे सक्सेस होने नहीं दे सकते हैं। मैंने ऑलरेडी जेड स्लिप को तोड़ दिया है, हमारे क्लैन से सपोर्ट आता होगा। उससे पहले ही हमें जियाओयान के ऊपर अटैक करके उसे रोकना चाहिए। ये सुनकर के जुई फैंग कहता है कि आखिर देरी किस बात की। ब्रदर हान यू, आपने तो यहाँ पे मेरे मुंह की बात छीन ली है। अब आगे बढ़ते हैं एक साथ और मिलकर के पावरफुल अटैक करके जियाओयान की कल्टीवेशन को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये कहने के साथ वो दोनों ही उड़ते हुए जियाओयान की तरफ निकल जाते हैं और वहीं पे जियाओयान की पूरी टीम उन लोगों को नोटिस कर लेती है, जहाँ पे जियाओयान की गर्ल्स टीम उड़ते हुए सीधा हान यू और जुई फैंग का पीछा करती है, जहाँ पे जूनर और क्वीन मेड्यूसा चिल्लाते हुए कहती हैं कि हान यू, जुई फैंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जियाओयान के ऊपर अटैक करने की, हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये कहने के साथ वो दोनों ही जंगली बिल्लियां सीधा उन दोनों कल्टीवेटर के पीछे पड़ चुकी थी। मगर जब वो लोग देखती हैं कि उन दोनों के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, वो दोनों ही डबल स्लैश अटैक एक साथ सीधा उन दोनों के ऊपर कर देती हैं। मगर वो दोनों ही स्लैश अटैक से बच जाते हैं और काफी तेजी से उड़ते हुए अब जियाओयान की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये देख करके उन सारी ही लड़कियों के मुंह उतर जाते हैं। वो सब की सब यहाँ पे बिल्कुल घबरा चुकी थी, क्योंकि वो लोग यहाँ पे जियाओयान से बेहद दूर थी और वहीं पे वो दोनों ही कल्टीवेटर काफ़ी पावरफुल पाम अटैक करने के लिए जियाओयान के बेहद करीब आ चुके थे। मगर सडन उनके चेहरे पे 12 बज जाता है, जैसे कि उन लोगों ने क्या देख लिया। मगर तभी बोधी एंशिएंट ट्री अपनी पावर को रिलीज करता है और एक बेल बजती है और उन दोनों को ही उठा करके जियाओयान से दूर पटक देता है, जहाँ पे वो दोनों ही अपने साथियों के पास आकर के सीधा ही जमीन पे गिरते हैं। और वहीं पे उन लोगों के बगल में खड़े हुए सोलो कल्टीवेटर जो कि जियाओयान के साथ ही यहाँ तक आए थे, वो दोनों ही कहते हैं कि एंशिएंट बोधी ट्री असल में ब्रदर जियाओयान को प्रोटेक्ट कर रहा है और यकीनन ब्रदर जियाओयान कोई नॉर्मल शख्सियत नहीं हो सकते हैं। मगर तभी हम देखते हैं कि ब्रदर हान यू और ब्रदर जुई फैंग वो दोनों ही बेचारे अपने पिछवाड़े को मलते हुए वहाँ पे गुस्से में उठते हैं। वो दोनों ही उठते के साथ उन दोनों ही सोलो कल्टीवेटर को घूरने लगते हैं और अपने सामने जियाओयान की पूरी टीम मेंबर्स को भी देखते हैं, जहाँ पे इन दोनों ही बेचारों का पोपट बन चुका था। तभी वो लोग आपस में एक दूसरे को देखते हुए कहते हैं कि अब हमें यहाँ पे कुछ और सोचना होगा इस जियाओयान से डील करने के लिए, मगर उससे पहले हमें अपनी इंजरी को हील करना होगा। मगर तभी जूनर उन लोगों के सामने आ चुकी थी और वो आसमान से सीधा जमीन पे आकर के लैंड करती है। तभी वहाँ पे क्वीन मेड्यूसा, लिटिल फेरी डॉक्टर और मिस यान वो लोग भी वहाँ पे आ जाती हैं। तभी जूनर बहुत ही गुस्से में उन दोनों ही कल्टीवेटर की तरफ बढ़ती है, जैसे कि आज उन लोगों को वो फाड़ करके रख देगी। मगर वहाँ पे जूनर कुछ कर पाती उससे पहले ही पीछे से ब्रदर गु यांग की आवाज़ आती है और वो जूनर से कहते हैं कि जूनर शांत हो जाओ, इस तरीके से उत्तेजित होकर के अटैक करना सही नहीं होगा। अगर तुम यहाँ पे इन लोगों से फाइट करती हो तो सकता है कि हम लोगों की फाइट के चक्कर में जियाओयान की कल्टीवेशन में डिस्टर्बेंस पैदा हो, इसलिए हमें फिलहाल शांत रह करके अपने कदम को आगे बढ़ाना चाहिए। तभी जूनर ब्रदर गु यांग की बात को सुनकर के मान जाती है और उन सभी लोगों से कहती है कि अब अगर किसी ने भी हिम्मत की अपना एक भी कदम आगे बढ़ाने की तो यकीनन मैं उसे बिना ही वार्निंग दिए यहीं पे मार दूंगी और फिर तुम में से कोई भी ब्लेम मत करना कि आखिर तुम लोगों के साथ ऐसा क्यों किया गया है। तभी वहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें जियाओयान की सोल को दिखाया जाता है, जो कि बोधी एंशिएंट ट्री के अंदर मौजूद होती है। और वहीं पे बोधी एंशिएंट ट्री जियाओयान को गाइड कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि जियाओयान, एक समय की बात है, एक आत्मा थी जिसने 100 साइकिल ऑफ रीइंकार्नेशन को जिया, यानी कि 100 जन्म का चक्कर जीना पड़ा था उसे। हर जन्म में उसने इंसानी जिंदगी के सब रूप देखे, जैसे कभी एक राजा के रूप में, कभी एक गरीब फकीर के रूप में, कभी माँ के आंसू में, कभी युद्ध के खून में। उसने प्यार देखा,
दुख देखा, धोखा देखा और उसने मोह माया का जाल महसूस किया। लेकिन 100 जन्म के बाद उसने एक गहरा सच समझा। ये दुनिया के सब रिश्ते, सब खुशियाँ, सब दुख सिर्फ एक भ्रम है, एक माया। आसमान और जमीन उसके लिए एक फर्नेस बन गया जो उसके दिल के इंसानी लालच को गला करके उसके असली रूप को दिखाने लगा। उसने देखा कोई गुस्से में जलकर अपने अस्तित्व को खत्म कर रहा था, कोई खुशी में इतना खो गया था कि सच को भूल गया था, कोई दुख में डूबकर अपनी रूह को खामोश कर बैठा था और कोई सुख और मोह माया के नशे में अपने आप से दूर हो गया था। लेकिन इन सब में एक बात कॉमन थी, सब अपने मन के भ्रम में बंद थे और उन्हें पता ही नहीं था कि ये सब सिर्फ एक इल्यूजन है। इंसान जब अपनी खुशी, अपने दुख, अपने गुस्से से अगर चिपक जाता है तो वो अपने ही ककून में बंद हो जाता है। वो सोचता है कि यही जीवन है, लेकिन असल में वो एक सपने में जी रहा होता है। सिर्फ वही आत्मा मुक्ति पाती है जो अपने मन के तूफान को शांत कर देती है, जो समझ जाती है कि भावना बस एक पल का मेहमान है। बस मन शांत हो जाता है तभी एनलाइटमेंट यानी कि ज्ञान की रोशनी फूटती है और उस पल इंसान लाइफ और डेथ के चक्कर से परे हो जाता है। वो अपने असली रूप को देख पाता है। तब ना दुनिया के दिखावे उसे हिला पाते हैं, ना उसके मन में कोई भ्रम बचा रहता है। हर जन्म में वो अपनी आंतरिक शक्ति को बनाए रखता है और अंत में लाइफ और डेथ से वो परे इटर्निटी को समझता है और उसी समय वो एक ट्रू पावर हाउस बन जाता है। ऐसी शक्ति जिसे ना शरीर बांध सकता है ना ही समय। अब यहाँ पे जियाओयान की जो दाओ रेलम की अंडरस्टैंडिंग होती है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी हो जाती है, क्योंकि जियाओयान 100 ईयर ऑफ रीइंकार्नेशन को समझ चुका था, जहाँ पे जियाओयान की बॉडी के अंदर से ऑरा प्रेशर बहुत ही तेजी से बाहर निकलता है, जिसे देख करके उसके पूरे ही साथी यहाँ पे खुश हो जाते हैं, क्योंकि जियाओयान अपनी कल्टीवेशन के जस्ट करीब पहुंच चुका था। और वहीं पे हान यू और जुई फैंग जो कि अपनी इंजरी को हील कर रहे थे, वो दोनों भी अब यहाँ पे खड़े हो जाते हैं और उन्हें यहाँ पे बर्दाश्त नहीं हो रहा होता है कि आखिर जियाओयान कैसे अपनी कल्टीवेशन में सक्सेस को हासिल कर ले रहा है। वहीं पे उन लोगों को आगे बढ़ता हुआ देख करके ब्रदर गुयांग वहाँ पे जूनर और सभी लोगों से कहते हैं कि सोल क्लैन और हेवनली डीमन फेनिक्स क्लैन अब यहाँ पे पीछे नहीं हटने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जुई फैंग और हानियो ने अपनी इंजरी को हील कर लिया है। वो कभी भी अब यहाँ पे पलटवार हम पे कर सकते हैं, इसलिए सब के सब यहाँ पे तैयार रहना। वहीं पे जियाओयान की पूरी टीम मुड़ जाती है जुई फैंग की तरफ और वो सब के सब अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करके एकदम तैयार होते हैं कि चल बेटा एक कदम और आगे बढ़ा और तेरी खैर नहीं। और वहीं पे हान यू और जुई फैंग की पूरी टीम भी तैयार होती है और वहीं पे वो बेचारे दोनों ही सोलो कल्टीवेटर बीच में खड़े होते हैं, ना इधर सपोर्ट कर रहे होते हैं ना उधर सपोर्ट कर रहे होते हैं। मगर यहाँ पे अचानक से हान यू और जुई फैंग की नज़र आसमान में पड़ती है और आसमान में वो लोग एक ही डायरेक्शन में देख रहे होते हैं अपने मुंह को खोल के, जहाँ पे जियाओयान अपनी धर्मा बॉडी की स्पिरिचुअल पावर को अब अपने अंदर एब्सॉर्ब कर रहा होता है। यानी कि यहाँ पे अब जियाओयान की कल्टीवेशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। तभी ये देख करके जूनर कहती है कि जियाओयान फाइनली तुमने यहाँ पे कर दिखाया। तभी वहाँ पे जियाओयान धीरे धीरे करके खड़ा होता है, मगर उसकी आंखें अभी भी बंद होती हैं। तभी वो दोनों ही सोलो कल्टीवेटर जियाओयान की पावर को देख करके कहते हैं कि ब्रदर जियाओयान का स्पिरिचुअल ऑरा अब पहले से बहुत ही ज्यादा प्योर हो चुका है। ऐसा स्पिरिचुअल ऑरा आज तक मैंने अपनी लाइफ में कभी सेंस ही नहीं किया है। आखिर ये स्पिरिचुअल ऑरा आया कहाँ से है?
वो सब के सब यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। मगर तभी वहाँ पे जियायान अपनी आंखें धीरे धीरे करके खोलता है और उसके जुबान पे सिर्फ एक नाम होता है, जूनर का। वो जूनर की तरफ देख करके मुस्कुराता है और धीरे धीरे करके अपने कदम को आगे बढ़ाने लगता है। जूनर जियायान को देख के बेहद खुश होती है और वहीं पे हानियो, उसके गुस्से का यहाँ पे ठिकाना नहीं होता है। वो गुस्से में जियायान की तरफ देख के कहता है कि आखिर इस कमबख्त जियायान की आंखें अब मुझे क्यों घूर रही हैं और मुझे इतनी अजीब सी फीलिंग क्यों आ रही है। तभी वहां पे जुई फैंग कहता है कि जियायान ने यहाँ पे बोधी एंशियंट ट्री के अंदर जा करके अपनी कल्टीवेशन की है, जिसकी वजह से ये पूरी ही तरीके से चेंज हो गया है। मुझे देख करके यहाँ पे ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये शायद अब कोई और ही डिफरेंट पर्सन बन चुका है। वहीं पे जियायान बड़े ही टशन में अपनी पावर को रिलीज करके, जहाँ पे उसके पीछे लोटस का वही फॉर्मेशन बना होता है जिस फॉर्मेशन के ऊपर बैठ के बोधी एंशियंट सीड को रिफाइन कर रहा होता है। वहीं पे जियायान अपना पहला कदम रखता है आसमान पे, जहाँ पे आसमान पे पूरी जगह वो शीशे की तरह टूटने लगती है। जब जियायान अपना दूसरा कदम रखता है, सेम वैसा ही होता है। सारा आसमान शीशे की तरह टूटते जा रहा होता है और इधर जियायान बहुत ही शानदार तरीके से अपने कदम को सीधा ही उस हानियों और जुई फैंग के टीम की तरफ बढ़ा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि जियायान सिर्फ हल्का सा ही टेलीपोर्ट होकर के आगे बढ़ता है, आसमान पूरा फट उठता है और जैसे ही जियायान उन लोगों के सामने आके खड़ा होता है, वो सब जियायान के सामने सही ढंग से खड़े भी नहीं हो पा रहे होते हैं। तभी वहाँ पे हानियों कहता है कि इसे देख करके मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब सी फीलिंग आ रही है। आखिर ये फीलिंग है क्या जिसे मैं यहाँ पे बयां नहीं कर पा रहा हूँ। वो बिल्कुल यहाँ पे कंफ्यूज होता है। मगर तभी जियायान के आसपास कई सारे बोधी एंशियंट सीड अपीयर हो जाते हैं, जिसे देख करके हानियों के होश उड़ चुके थे और वो कहता है कि इतनी सारी बोधी एंशियंट सीड, आखिर इस जियायान कम बखत इसके चारों तरफ क्या कर रही हैं। और वहीं पे जियायान अभी भी शांति से खड़ा होता है, मगर यहाँ पे हानियों से रहा नहीं जाता है। वो सीधा ही जियायान से कहता है कि जियायान, तुम्हारे पास तो बहुत ही ज्यादा बोधी एंशियंट सीड मौजूद हैं, इसलिए अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि जियायान इन सारी ही बोधी एंशियंट सीड को तुम हमारे हवाले कर दो, वरना याद रखना तुम इस एंशियंट वेस्टलैंड से किसी भी कीमत पे बाहर जिंदा बच के नहीं जा पाओगे। वहीं पे जियायान उन सारी ही बोधी एंशियंट सीड को अपने पाम के ऊपर रख चुका था और उस बेवकूफ़ हानियों की बात को सुन करके वहाँ पे जियायान मुस्कुराता है और उसकी आंखों में आंखें डाल करके देखता है और उस हानियों से कहता है कि तुम्हें पता है यहाँ पे और भी कई सारे ट्रेजर्स मौजूद हैं, जिसे लेकर के तुम 8 टायर की मेडिसिन पिल को रिफाइन कर सकते हो। मगर तुम्हारी नज़र तो मेरे ट्रेजर पे पड़ गई है। मगर तुम्हें पता है, मुझे यहाँ पे तुम्हारे बोलने का तरीका पसंद नहीं आया, मुझे तुम्हारा रवैया पसंद नहीं आया, इसलिए मैं जियायान इस बात को मानने से इनकार करता हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ पे एक भी बोधी एंशियंट सीड दूंगा, भाड़ में जाओ। अब जियायान की बात को सुन करके हान यू एकदम भड़क चुका था। वो गुस्से में आकर के अभी के अभी जियायान के ऊपर अटैक करने के लिए बिल्कुल तिलमिला रहा होता है। वो दोनों ही एक दूसरे को घूरे जा रहे होते हैं, मगर यहाँ पे दिमाग का काम करने के लिए जुई फैंग आगे बढ़ता है और वो जियायान से कहता है कि जियायान, हम सब ने मिलकर के कई सारे बीस्ट से फाइट किया, वो भी एक साथ, और अगर ब्रदर हानियो हमारा साथ ना देते तो तुम कभी भी बोधी एंशियंट ट्री तक पहुंच भी नहीं पाते। और हम सब ने एक अलायंस बनाया था जिसके हाथ में भी बोधी एंशियंट सीड लगेगा, वो ट्रेजर बराबर में बटेगा। तो जियायान, यहाँ पे लालची मत बनो, हम सब ने मेहनत की है, इसे बराबर में बांटो। तभी जियायान कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा, ये ट्रेजर तो हमें बराबर में बांटना चाहिए। ये कहने के साथ जियायान 5 एंशियंट बोधी सीड को अपने राइट हैंड में लेता है और कहता है कि मैं यहाँ पे नाइंसाफ़ी बिल्कुल भी नहीं करूँगा ब्रदर जुई फैंग। ये कहने के साथ जियायान ने
5 एंशियंट बोधि सीड को उठा करके अपने दोस्तों को दे दिया होता है। और जैसे ही उसके दोस्तों को ये सब बोधि एंशियंट सीड मिलता है, वो सब के सब एक साथ जियाओयान को धन्यवाद बोलते हैं। स्पेशली जूनर तो सबसे तेज बोलती है, मगर तभी पहली बार ब्रदर गु यांग जियाओयान को ग्रीट करते हुए कहते हैं कि ब्रदर जियाओयान, यकीनन आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोधि एंशियंट सीड दिया। तभी जियाओयान मुस्कुराते हुए मुड़ता है और उन दोनों ही बेवकूफ़ों को देखता है। और तभी जियाओयान अपने हाथ में से 2 और एंशियंट बोधि सीड को निकालता है। ये देख करके वो दोनों ही बेवकूफ़ लालची की तरह अपना हाथ पसार देते हैं। जियाओयान भी उन लोगों की तरफ उन दोनों ही एंशियंट बोधि सीड को बढ़ा देता है। वो दोनों ही लपक करके उन दोनों ही बोधि एंशियंट सीड को हासिल करना चाहते हैं, मगर तभी जियाओयान कहता है कि अरे इतनी भी क्या जल्दी है। ये कहने के साथ जियाओयान उन दोनों ही सीड को उठा करके सोलो कल्टीवेटर्स को दे देता है, जो कि किसी के साथ नहीं थे और यहाँ तक जियाओयान के भरोसे पहुंचे थे। तभी वो दोनों ही कल्टीवेटर उस बोधि एंशियंट सीड को लेकर के जियाओयान का धन्यवाद करते हैं और उससे कहते हैं कि ब्रदर जियाओयान, आप सच में ग्रेट हैं। और यहाँ पे अब वो लोग जियाओयान की तारीफों के पुल और भी ज़्यादा बांधने लगते हैं। ये सब देख करके जुई फैंग और हानियो की सुलग जाती है, मगर तभी वहां पे जियाओयान एक गहरी सांस लेता है और कहता है कि अगर तुम लोगों को इस बोधि एंशियंट सीड में जरा सा भी इंटरेस्ट है तो ठीक है, तुम लोग आकर के मुझसे ये ले सकते हो। मैं पूरा फुल ऑफर देता हूँ तुम लोग को, मगर क्या है ना कि अगर मैं इसे आसानी से दे दूंगा तो तुम लोगों की तौहीन होगी। इसलिए ये सारे के सारे बोधि एंशियंट सीड अब मेरी स्पेस रिंग के अंदर मौजूद हैं। आ जाओ, मुझसे लड़ लो और इस बोधि एंशियंट सीड को हासिल कर लो। एक खुला ऑफर है तुम सबको। अब ये सुनकर के हानियों की वहां पे एकदम खिसक चुकी थी। वो गुस्से में आकर के सीधा जियाओयान से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है जियाओयान, अब यहाँ पे मैं तुम्हें हराऊंगा और तुम्हारे हाथों से ही तुम्हारी स्पेस रिंग को निकाल लूंगा। उसके अंदर मौजूद सारे ही बोधि एंशियंट सीड को मैं ले लूंगा और तुमने यहाँ पे जितने एंशियंट सीड को बांटा है उन सबको भी छीन लूंगा। अब ये सुनकर के वहां पे ब्रदर गु यांग और जियाओयान की पूरी टीम उसके बगल में आके खड़ी हो जाती है, जहां पे ब्रदर गु यांग कहते हैं कि हानियो खबरदार, अगर एक भी कदम तुमने बढ़ाया तो यहाँ पे तुम एंशियंट गु क्लैन को जिम्मेदार मत ठहराना कि आखिर हम लोग तुमसे इतना ज्यादा रूड क्यों हुए, क्योंकि इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। मगर ये सुनकर के हानियो हवा में फ्लोट करते हुए कहता है कि ब्रदर गु यांग, आखिर तुम्हें क्या लगता है कि सोल क्लैन, जो कि तुम्हारे एंशियंट गु क्लैन से अब अलग हो चुका है सिर्फ इसलिए कि हम पीस क्रिएट करना चाहते थे, तो तुम लोग को लगता है कि सोल क्लैन तुमसे डरता है? तो ये सब तुम लोगों की बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जिसे मैं आज यहाँ पे खत्म कर दूंगा। तभी वहां पे हानियो जुई फैंग से कहता है कि जुई फैंग, मैं यहाँ पे उस कमबख्त जियाओयान को पीटना चाहता हूँ, बाकी लोगों को तुम लोग हैंडल कर लेना और याद रहे कोई भी यहाँ से जिंदा वापस जाना नहीं चाहिए। तभी वहाँ पे जुई फैंग कहता है कि ब्रदर, मैं तो यहाँ पे चाह रहा था कि इस कमबख्त जियाओयान को अपने हाथों से पीटूं, क्योंकि ये अपनी फेक पावर के कसीदे बहुत गाता है, मगर जब आपने कह दिया है कि आप इस जियाओयान से डील करेंगे तो मैं कर ही कह सकता हूँ। मैं इस कमबख्त को जियाओयान को आपके हवाले छोड़ता हूँ और बाकी को तो मैं देख लूँगा। ये कहने के साथ वो अपने सारे ही लोगों से कहता है कि अटैक। वहीं पे वो सब के सब आगे बढ़ चुके थे अटैक करने के लिए। वहीं पे जियाओयान की टीम मेंबर्स भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुके थे, जहाँ पे आसमान में ये दोनों ही टीम आपस में फाइट करने लगती है। तभी वहाँ पे जियाओयान कहता है कि हानियो, क्या हुआ? तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दूर रह करके ही मेरी स्पेस रिंग को मुझसे छीनोगे? ये सुनकर के हानियो कहता है कि जियाओयान, परेशान मत हो, वो स्पेस रिंग मेरी ही होगी और मैं इस बात की पूरी ही गारंटी देता हूँ कि तुम यहाँ से वापस अपने पैरों पे तो नहीं जाओगे। ये कहते ही हानियो काफी पावरफुल अटैक जियाओयान के ऊपर करने के लिए चला जाता है।
जियाओयान उसे अपनी तरफ आता हुआ देख करके अपने राइट हैंड के अंदर अपनी स्ट्रेंज फायर को समन करता है और काफी पावरफुल फीस्ट अटैक को समन कर लेता है। जैसे ही वहां पे हानियू जियाओयान के करीब पहुंचता है, जियाओयान बहुत ही तेजी से हानियू के अटैक को डॉज करके अपने फीस्ट अटैक को सीधा ही उसके बैली में दे मारता है। जियाओयान का ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि पूरे आसमान वहां पे क्रैक हो चुका था और वहां पे हानियू छटक करके रॉकेट की रफ्तार से पीछे जाता है और वो बड़े ही मुश्किल से खुद को संभालते हुए चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, तुम आखिर 9 स्टार दाओजुन लेवल के पीक पे कैसे पहुंच सकते हो जियाओयान, ये इम्पॉसिबल है। तभी जियाओयान कहता है कि अभी तो तुम आ रहे थे मुझसे मेरी स्पेस रिंग छीनने के लिए और अब तुम यहाँ पे अलग ही नाटक करने लगे हो। लगता है कि तुम्हारे सोल क्लैंस के पास ज्यादा टेक्निक्स नहीं है कि वो आ करके मुझसे हैंड टू हैंड ये स्पेस रिंग छीन सकें। ये सुन करके वहां पे हानियू अपने क्लैन के पैटर्न मार्क को एक्टिवेट करके अपनी पावर को बहुत ही तेजी से बढ़ाता और कहता है कि जियाओयान तूने यहाँ पे मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं तुझे अभी के अभी मार दूं। तभी वहां पे जियाओयान कहता है कि हानियू तू यहाँ पे अपने क्लैन के पैटर्न मार्क को एक्टिवेट कर रहा है जिसकी वजह से तुम्हारी पावर 8 स्टार दाओजुन लेवल के पीक पे पहुंच चुकी है, मगर ये पावर इतनी इनफ नहीं है कि तुम मेरा यहाँ पे कुछ बिगाड़ सको, तुम्हें यहाँ पे कुछ और सोचना होगा। तभी वहां पे हानियू कहता है कि वो तो वक्त बताएगा जब मैं तेरे ऊपर अटैक करूंगा जियाओयान, क्योंकि इस अटैक में मैं तेरी पूरी की पूरी सोल को ही क्रश कर दूंगा अपने जाइंट हैंड से। ये कहने के साथ वो अपने और प्रेशर को रिलीज करता है जहाँ पे पूरा आसमान उसके पीछे फट चुका था और वहीं पे 2 जाइंट से पावरफुल सोल हैंड बाहर निकलते हैं जो कि सीधा ही जियाओयान को अपने हाथ के अंदर क्रश कर देते हैं। ये देख के वहां पे हानियू हंस रहा होता है, मगर वहीं पे जियाओयान अपने दोनों ही हाथ से बड़ी आराम से उन दोनों ही स्पिरिचुअल हैंड को रोक देता है और हानियू से कहता है कि बेवकूफ, ये जो तुम्हारा सोल पाम है ना, ये इतना ज्यादा कारगर नहीं है। ये कहने के साथ जियाओयान ने अपनी स्ट्रेंज फायर को रिलीज करके उन सोल हैंड को डिस्ट्रॉय करके रख दिया था। अब ये देख करके उस हानियू की फट चुकी थी, मगर वहीं पे जियाओयान 3000 थंडर टेक्निक को परफॉर्म करता है और अपने पाम के अंदर स्ट्रेंज फायर को समन करके सीधा ही हानियू के चेस्ट के ऊपर एक पाम अटैक दे मारता है, जहां पे जियाओयान ने सीधा ही ये अटैक करके हानियू को इतनी तेजी से आसमान से जमीन पे पटका था जैसे कि अर्श से कोई फर्श पे आके गिरा हो। जमीन पे हानियू आकर के धमाक से गिरता है और वहीं पे हानियू की पूरी टीम भी उसी की तरह लात खा करके सीधा उसके बगल में ही आकर के खड़े हो जाते हैं और कुछ गिरते हैं। तभी जियाओयान कहता है कि तुम लोग, मैं मानता हूं कि अपने क्लैन के एलाइट यंगेस्ट जनरेशन के ग्रेटेस्ट कल्टीवेटर हो, तुम लोग काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग भी हो, मगर बेवकूफ हो, तुम लोगों का सामना हमसे है। और याद रखो, एलाइट यंग जनरेशन में हमसे ज्यादा पावरफुल और कोई भी नहीं है, तो दोबारा हमारे सामने आने से पहले 10 बार सोचना, और अगर फिर भी मन ना भरे तो अपनी शक्ल को आईने में जरूर देख लेना, उसमें मेरी झलक तुम्हें नजर आ जाएगी। पर तभी वहां पे स्पेस क्रैक होता है। जियाओयान ये सेंस करके अपने साथियों से कहता है कि सब के सब अलर्ट हो जाओ, कोई आ रहा है। इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज 500 कमेंट्स जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। और मैं आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार करूंगा और आप सबके कमेंट का रिप्लाई भी तुरंत दूंगा।